हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, हम लोग जो है उपन्यास विधा का अध्ययन कर रहे हैं और उपन्यास विधा में आज हम बात करेंगे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों के विषय में। तो इसके पहले की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है, आप सभी जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर उपन्यास विधा की जो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाके पीछे के जितने भी क्लासेज हैं जो आपके छूट गए हैं, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। उपन्यास विधा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, तो इसकी हर एक क्लास जो भी अभी तक हो चुकी है या जो आगे होने वाली है, सारी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी जितने भी लोग हैं चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि हर एक रचना आपको ईजिली जो है यहीं पे याद हो सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं श्रीलाल शुक्ल। यहाँ पे कहते हैं कि जो श्रीलाल शुक्ल हैं, इनके उपन्यासों में राजनीति, व्यंग एवं आंचलिकता का मिश्रण जो है पाया जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नांकित हैं, यानी कि जो आप जब इनके उपन्यासों को देखेंगे, श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यासों को, तो इनके उपन्यासों में आपको ज़्यादातर राजनीति से संबंधित व्यंग या फिर आंचलिकता भरे उपन्यास देखने को मिलते हैं। इन तीनों का मिश्रण इनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछे कि इनमें जो है ये मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो व्यंग उपन्यास के लिए ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। लेकिन तीनों के मिश्रण इनके उपन्यासों में पाए जाते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अलग हटके है, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, हो सकता हो, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो निम्नलिखित हैं। तो इनके द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपन्यास है वो है इनका सूनी घाटी का सूरज। जो पहला उपन्यास है वो है सूनी घाटी का सूरज, और ये उपन्यास इनका 1957 ईस्वी की रचना है। इसकी अगर विषय वस्तु की बात करें तो इसमें जो है प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा जो है दिखाई गई है। सूनी घाटी का सूरज 1957 की रचना है। प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा दिखाई गई है। अगली रचना है अज्ञातवास, 1962 ईस्वी की रचना है। एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण जो है प्रस्तुत किया गया है अज्ञातवास नामक उपन्यास में। फिर अगली रचना है राग दरबारी। राग दरबारी 1968 की है। शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है। राग दरबारी ये जो रचना है, ये अगर देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी जो विषय वस्तु है ये परीक्षा में पूछी जाती है। शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिलता है, तो राग दरबारी में 1968 की रचना है। अगली रचना है सीमाएं टूटती हैं, 1973 की रचना है। अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी है। ये कैसी कहानी है? ये अपराध एवं रोमांस मिश्रित कहानी है। फिर अगली रचना है मकान, 1976 की है। संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है पहला पड़ाव, 1976 की है। भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। ये भी रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो विषय वस्तु है वो भी जो है इम्पोर्टेंट है। पहला पड़ाव, तो पहला पड़ाव कहाँ पे पड़ा? भवन बनाने के लिए। तो भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है विश्रामपुर का संत, 1998 की रचना है। राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है विश्रामपुर का संत नामक उपन्यास में। तो यहाँ पर हमने जो है श्रीलाल शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखा, और इनके जो ये सारे उपन्यास हैं, इसमें जो ये वाली इनकी रचना है राग दरबारी जो है ये इनकी रचना 1968 की है, और इसी रचना पर 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये भी लिख लीजिएगा। और जो विश्रामपुर का संत है, ये जो रचना है ये रचना 1998 में लिखी गई है, और 1999 पर इसी रचना पर जो है इन्हें व्यास सम्मान मिला है। तो व्यास सम्मान श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर के संत पे मिला है। राग दरबारी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है,
और जो श्रीलाल शुक्ल हैं, इनके साथ एक और लेखक आते हैं अमरकांत जी। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप में 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो कह सकते हैं जो श्रीलाल शुक्ल है, इनको 3 पुरस्कार मिल चुके। एक तो इन्हें साहित्य अकादमी मिला राग दरबारी रचना पर 1969 में, विश्रामपुर का संत जो इनकी रचना है, इस रचना पर 1999 में इन्हें व्यास सम्मान मिला, और 2009 में इनको जो है संयुक्त रूप में, यानी कि 2 लेखक को एक साथ मिला था, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत, दोनों को संयुक्त रूप में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये इतने जो बिंदु हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, और अगर याद है तो अच्छी बात है। अब इनकी जो रचनाएं हैं, इन्हें याद कैसे करेंगे, तो चलिए एक कहानी बताते हैं, उससे आप इनकी रचनाओं को कनेक्ट कीजिएगा। कहते हैं जो श्रीलाल शुक्ल थे, श्रीलाल शुक्ल जो है वो 98 साल में जो है विश्रामपुर का संत बन जाते हैं। जब 98 साल की एज होती है तो श्रीलाल शुक्ल जो है वो विश्रामपुर के संत बनते हैं, और संत बनते ही ये जो अपना पहला पड़ाव है वो कहाँ पर डालते हैं, भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण पर डालते हैं। इनका जो पहला पड़ाव है वो भवन बनाने वाले मजदूरों पर पड़ता है, इनका पहला पड़ाव। और उन्होंने क्या किए, कुछ मकान बनाए। कहते हैं कि जब श्रीलाल शुक्ल जो है ये 98 साल में विश्रामपुर के संत बनते हैं, और इनका पहला पड़ाव जो है वो भवन बनाने वाले मजदूरों के ऊपर पड़ता है, और ये क्या करते हैं, उसके बाद जो है जो भवन बनाने वाले मजदूर हैं उनसे जो है ये 76 मकान बनवाते हैं। कितने मकान बनाते हैं, 76 मकान बनवाते हैं। तभी वहां पर जो है 68 राग दरबारी लोग आते हैं। तभी जहां पर ये मकान बनवा रहे थे वहीं पे जो है 68 राग दरबारी लोग थे, जो कहने लगते हैं कि यहाँ पर आप मकान ना बनवाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सीमाएं हैं ना वो टूटती रहती हैं, यहाँ की सीमाएं जो हैं वो टूटती रहती हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जो है 62 लोगों के साथ अज्ञातवास में चले जाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो उन्हें क्या है, सूनी घाटी का सूरज दिखाई देता है अज्ञातवास में। फिर से देखिए, जो समय कनेक्ट हो रहा है उन समय को याद कर लेंगे, और बाकी का जो नहीं हो रहा है उसको आप कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। और ऐसे जो समय कनेक्ट हो जा रहा है वो तो अच्छी बात है, आप उससे रिलेट करके याद कर लेंगे। कहते हैं जो श्रीलाल शुक्ल हैं ये 98 वर्ष में विश्रामपुर का संत बनते हैं, और इनका पहला पड़ाव जो है वो मकान बनाने वाले मजदूरों पर पड़ता है, और वो मजदूर से कितने मकान बनवाते हैं, 76 मकान बनवाते हैं। तभी वहां पर कुछ 68 राग दरबारी लोग रहते हैं, जो कहने लगते हैं कि यहाँ पे मकान मत बनवाइए क्योंकि यहाँ की सीमाएं टूटती हैं। यह सुनते ही वो क्या करते हैं, श्रीलाल शुक्ल 62 लोगों के साथ अज्ञातवास में चले जाते हैं, और वहां पे जो है उन्हें सूनी घाटी का सूरज दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप इनकी रचनाओं को याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, एक पॉइंट है कि श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप में 2011, देखिए यहाँ 2011 नहीं होगा, ये गलत है, 2009 होगा। इसको आप सही कर लीजिए, इस पुस्तक में ये चीज़ गलत हो गई है। 2009 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोनों लोगों को मिला था संयुक्त रूप में। यही पॉइंट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है। आगे देखेंगे, अगले जो लेखक हैं वो हैं बलभद्र ठाकुर। ये एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। इनका पहला उपन्यास है मुक्तावली, 1959 ईस्वी की रचना है। मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण जो है प्रस्तुत किया गया है। जो बलभद्र ठाकुर का उपन्यास है वो है मुक्तावली, 1959 की रचना है। मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दूसरी रचना है नेपाल की वो बेटी, 1959 की रचना है। नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रखिएगा, नेपाल की वो बेटी में नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है देवताओं के देश में, 1960 की रचना है। कुलू अंचल के पर्वतीय सौंदर्य एवं संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है घने और बने, घने और बने 1961 की रचना है। फिर है
लहरों की छाती पर 1962 की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, लहरों की छाती पर 1962 की रचना है। अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का सजीव चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का सजीव चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिलता है? तो लहरों की छाती पर। और एक रचना, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेपाल की वो बेटी देवताओं के देश में। बलभद्र ठाकुर की सारी रचनाएं हैं। अब इन्हें हम जो है याद कैसे करेंगे? तो चलिए इनको याद करते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक को लेंगे, बलभद्र ठाकुर। तो कहते हैं भाई ठाकुर लोगों में बल बहुत होता है, जानते ही हैं, ठाकुर लोगों में ही तो ताकत होती है। तो कहते हैं कि ये जो ठाकुर थे, ये अपने बल से, ये जो हैं अपने बल से मुक्त कराना चाहते थे मणिपुर अंचल के जनजीवन समाज को। कहते हैं बलभद्र ठाकुर अपने बल से मुक्त कराते हैं मणिपुर अंचल के जनजीवन समाज को। वहीं पर उन्हें जो है, वहीं पर कौन मिलता है? वहीं पर उन्हें नेपाल की बेटी मिलती है। वहीं पर उन्हें नेपाल की वो बेटी मिलती है जो डुटियाल जाति की है। वहीं पर उन्हें, जब ये मणिपुर अंचल के जनजीवन समाज को जो है मुक्त कराने जाते हैं, तो वहीं पर उन्हें नेपाल की वो बेटी मिलती है जो डुटियाल जाति के है, जो कहाँ पे रहती है? जो पता चलता है कि ये देवताओं के देश में रहती है। और देवताओं का देश कहाँ पर है? ये लहरों की छाती पर बना हुआ है देवताओं का देश, जो कि बहुत घने और बने हुए हैं। जो देवताओं के देश हैं वो कैसे हैं? बहुत घने और बने हुए हैं। एक बार फिर से इनको रिलेट करते हैं। जो ठाकुर हैं, ठाकुरों के अंदर बहुत बल होता है। तो कहते हैं बलभद्र ठाकुर अपने बल से मुक्त कराने जाते हैं मणिपुर अंचल के जनजीवन समाज को। वहीं पर उन्हें नेपाल की वो बेटी मिलती है जो डुटियाल जाति की है और जो देवताओं के देश में रहती है। देवताओं का देश लहरों की छाती पर है, जो बहुत घने और बने हुए हैं। ऐसे रिलेट कर लेंगे, सारी रचनाएं इनकी याद हो जाएंगी। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, शैलेश मटियानी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो शैलेश मटियानी हैं, ये जो है एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे देखिएगा, एक अगला पॉइंट है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बिंदु। कहते हैं जो शैलेश मटियानी हैं, ये आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, साहित्य जगत में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर है, कहते हैं डॉक्टर गोपाल राय जो हैं, इनके अनुसार कहा गया मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है। मतलब जो गोपाल राय है, ये जो है शैलेश मटियानी को दलित विमर्श का उपन्यासकार मानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ऑल ओवर, तो शैलेश मटियानी जो है ये आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन अगर कभी प्रश्न बनता है कि इनको दलित विमर्श का उपन्यासकार किसने माना है, तब आप लगाएंगे गोपाल राय को, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, शैलेश मटियानी का औपन्यासिक संसार विस्तृत है, जो निम्नांकित है। अब हम इनके सारे उपन्यासों को देखेंगे। देखिए, शैलेश मटियानी के जो उपन्यास है काफ़ी ज़्यादा हैं। एक एक करके सारे उपन्यासों को आराम से पढ़ेंगे, फिर बाद में हम इसकी ट्रिक से जो है बताएंगे भी कैसे आप इनको याद करेंगे। तो देखिए, पहला है बोराबली से बोरीबंदर तक, 1959 की रचना है। बम्बई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। बोराबली से बोरीबंदर तक 1959 की रचना है। इसकी जो विषय वस्तु है, इसमें बम्बई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण प्रस्तुत है। दूसरी रचना है कबूतर खाना, 1959 की है। बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यवर्गीय जनों का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है, जो कबूतर खाना नामक उपन्यास है। देखिए, कबूतर खाना जो है वो नाटक मिलता है जगदीश चंद्र माथुर का, और यहाँ पे जो कबूतर खाना है ये शैलेश मटियानी का उपन्यास है। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगली रचना है किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई, 1960 की रचना है। बम्बई की सेठानियों के अनैतिक यौनाचार्य का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई। फिर है हौलदार, अगली रचना है हौलदार, 1960 की है। अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र की मानसिक कुंठा का चित्रण प्रस्तुत किया गया है हौलदार नामक उपन्यास में। फिर है अगली रचना तिरिया भली न काठ की, 1961 की रचना है। इसकी विषय वस्तु नहीं दी गई है। तिरिया भली न काठ की 1961 की है।
चिट्ठी रसायन 1961 की है। नारी की अभिशप्त नियति एवं मानवीय संवेदना का अंकन इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है चौथी मुट्ठी 1962 की है। चौथी मुट्ठी। बारूद और बचुली 1962 की है। मुख सरोवर के हंस 1962 की रचना है। इसकी जो विषय वस्तु है वो है कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजित बफौल पर आधारित ये रचना है। इसकी जो विषय वस्तु है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुख सरोवर के हंस 62 की रचना है। कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजित बफौल पर आधारित ये रचना है। अगली रचना है एक मुठ सरसों 1962 की रचना है। इसकी जो विषय वस्तु है वो है वर्ण संकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण जो है प्रस्तुत किया गया है एक मुठ सरसों नामक उपन्यास में। अगली रचना है कोई अजनबी नहीं 1966 की है। पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोव्यथा का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। फिर है दो बूंद जल 1966 की रचना है। देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का अंकन प्रस्तुत किया गया है दो बूंद जल नामक उपन्यास में, जो कि 1966 में लिखा गया उपन्यास है। इसमें क्या है, इसमें देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का अंकन प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है दो दुखों का एक सुख 1966 की रचना है। भागे हुए लोग 1966 की है। देखिए इनकी 4 रचनाएं 1966 में लिखी गई है। कोई अजनबी नहीं, दो बूंद जल, दो दुखों का एक सुख, भागे हुए लोग, ये चारों रचनाएं 1966 में लिखी गई हैं। और भागे हुए लोग जो है इसकी जो विषय वस्तु है वो है धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है पुनर्जन्म के बाद 1970 में लिखी गई है। पुनर्जन्म के बाद 1970 की है। जल तरंग 1973 की रचना है। स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है जल तरंग नामक उपन्यास में। फिर अगली रचना है बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 की है। इसकी जो विषय वस्तु है वो है व्यक्ति मन के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है उगते सूरज की किरण 1976 की है। 1976 की रचना है उगते सूरज की किरण। फिर है छोटे छोटे पंछी 1977 की है, एक प्रेम कथा है। तो जो छोटे छोटे पंछी होते हैं ना वो जब साथ साथ रहते हैं, कब, जब उनमें प्रेम होता है। इसको आप समय इनका रिलेट कर सकते हैं। छोटे छोटे पंछी मतलब इंसान अगर साथ साथ में रहता है, कब साथ रहता है, जब एक दूसरे से प्रेम होता है। अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्योंकि आपको उससे लगाव है, आप उससे प्रेम करते हैं। आप दोस्तों में भी प्रेम होता है, माता पिता में, भाई बहन में। जब इंसान साथ में रहता है तो जरूर उससे कुछ लगाव होता है। तो साथ साथ तो वैसे ही रिलेट कर लीजिए कि जैसे जो छोटे छोटे पंछी होते हैं अगर वो भी साथ साथ है तो समझ लीजिए उनमें भी बहुत प्रेम है। तो साथ साथ से 77 हो जाएगा और एक प्रेम कथा यानी कि एक प्रेम कथा पर आधारित ये उपन्यास लिखा गया है। समय और विषय वस्तु दोनों आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगली रचना है रामकली 1978 की है। सर्पगंधा 1979 की है। पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है सर्पगंधा नामक उपन्यास में। अगली रचना है आकाश कितना अनंत है 1979 की है। पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों की संघर्ष गाथा इसमें दिखाई गई है। आकाश कितना अनंत है। अगली रचना है उत्तरकांड 1980 की रचना है। उत्तरकांड। डेरे वाले 1980 की है। सवित्री 1980 की है। ये तीनों रचना 1980 की है। गोपली गफूरन 1981 की है। नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन किया गया है गोपली गफूरन नामक उपन्यास में। नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन प्रस्तुत किया गया है 1981 की रचना है। फिर है 52 नदियों का संगम 1981 की है। वेश्या जीवन एवं उनके दलालों की त्रासद जिंदगी का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है अर्धकुंभ की यात्रा 1983 में लिखी गई रचना है अर्धकुंभ की यात्रा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रचना है। अर्धकुंभ की यात्रा 1983 में लिखी गई है।
अगली रचना है मुठभेड़। मुठभेड़ 1993 की है। सरकारी तंत्र की संवेदन शून्यता और एवं अमानवीयता का अंकन जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है मुठभेड़ नामक उपन्यास में। अगली रचना है नागवल्लरी। 1985 ईस्वी में लिखी गई रचना है नागवल्लरी। फिर है माया सरोवर। माया सरोवर जो है ये 1987 में लिखी गई है। स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है। माया सरोवर नामक जो उपन्यास है उसकी बात हो रही है। आगे है चंद औरतों का शहर। चंद औरतों का शहर 1992 ईस्वी में लिखी गई रचना है चंद औरतों का शहर। तो ये जितनी भी रचनाएं अभी तक हमने पढ़ी है ना, काफ़ी ज़्यादा रचनाएं हैं, ये सारी की सारी किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये सारी की सारी शैलेश मटियानी की रचनाएं हैं। अब देखिए शैलेश मटियानी की रचनाएं तो बहुत ज़्यादा हैं और आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि इनकी रचनाओं की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। चलिए इनको हम जो है ट्रिक से याद करते हैं। और जो मैंने इस पर ट्रिक बनाई है वो है कविता के माध्यम से। मतलब कि मैं एक आपको कविता सुनाऊंगी, अगर वो कविता आप याद कर लेते हैं हूबहू तो शैलेश मटियानी की अगर कोई भी रचना पूछी जाएगी तो आपसे कभी गलत नहीं होगी, इतनी मेरी गारंटी है। बस कविता को आप याद कर लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं कविता क्यों याद करूं, इससे अच्छा तो मैं रचना ही याद कर लूं। देखिए रचना याद करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लेखक को भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से स्लिप कर जाता है। लेकिन अगर हम कविता के माध्यम से जब चीज़ों को याद करते हैं तो वो पूरी कविता हमें रट जाती है और फिर वो इनकी एक भी रचना हमसे गलत ही नहीं होगी। जब भी कभी आएगा पेपर में तो हमें आसानी से याद आ जाएगा, अच्छा हमने इनका पढ़ा था, इनके जो है इन्हीं की सारी रचनाएं हैं। तो इसलिए ज़रूरत होती है कि सारी रचनाओं को एक साथ याद करने की। तो चलिए ट्रिक सुनिएगा, जो पंक्ति मैंने, जो कविता मैंने बनाई है वो देखिए। कहते हैं शैलेश के मटियानी पर, यानी मटियानी यानी कि उसकी मिट्टी पर, शैलेश के मटियानी पर बम्बई के भागदौड़ से, यानी कि जो पहला उपन्यास हमने पढ़ा था बोराबली से बोरी बंदर तक, उसमें बम्बई की भागदौड़ के बारे में बताया गया है। तो पहले की विषय वस्तु कनेक्ट हो गई। सुनिएगा, शैलेश के मटियानी पर बम्बई के भागदौड़ से बोराबली से बोरी बंदर तक भागे हुए लोग दिखे। पुनर्जन्म के बाद जल तरंग में एक मूठ सरसों के खिले। अर्ध कुंभ की यात्रा में 52 नदियों का संगम देख। उत्तरकांड की सवितरी में डेरे वाले हौलाद मिले। चंद औरतों का शहर देख माया सरोवर ने मुठभेड़ कर। नागवल्लरी रामकली 2 बूंद जल लेकर चिट्ठिर सैन के पास चले। किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई ने चौथी मुट्ठी सर्पगंधा को ले। छोटे छोटे पंछी के रूप में मुख सरोवर के हंस दिखे। तिरिया भली न काठ की न 2 दुखों का एक सुख मिला। आकाश कितना अनंत है उगते सूरज की किरण से पता चला। कोई अजनबी नहीं मिला गुपली गफूरन के कबूतर खाने में। बारूद और बचुली चली शैलेश मटियानी के थाने में। ये पूरी जो है कविता है और इस कविता के माध्यम से आपको शैलेश मटियानी के जितने भी उपन्यास है वो आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार कविता को मैं फिर से पढ़ती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं। आराम आराम से मैं बोलूँगी, आप उसको वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं। देखिए कहते हैं शैलेश के मटियानी पर बम्बई के भागदौड़ से बोराबली से बोरी बंदर तक भागे हुए लोग दिखे। पुनर्जन्म के बाद जल तरंग में एक मूठ सरसों के खिले। अब रचनाएं आप सब देखिएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रचनाएं जुड़ रही हैं। पुनर्जन्म के बाद जल तरंग में एक मूठ सरसों के खिले। अर्ध कुंभ की यात्रा में 52 नदियों का संगम देख। उत्तरकांड की सवितरी में डेरे वाले हौलाद मिले। चंद औरतों का शहर देख माया सरोवर ने मुठभेड़ कर। नागवल्लरी रामकली 2 बूंद जल लेकर चिट्ठी रसैन के पास चले। किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई ने चौथी मुट्ठी में सर्पगंधा को ले। छोटे छोटे पंछी के रूप में मुख सरोवर के हंस दिखे। तिरिया भली न काठ की न 2 दुखों का एक सुख मिला। आकाश कितना अनंत है उगते सूरज की किरण से पता चला। कोई अजनबी नहीं मिला गुपली गफूरन के कबूतर खाने में। बारूद और बचुली चली शैलेश मटियानी के थाने में।
शैलेश मटियानी, लास्ट में लेखक का नाम भी आ गया, इससे आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि ये जितनी भी रचनाएं हम पढ़ रहे हैं सारी की सारी शैलेश मटियानी की है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले जो लेखक हैं वो है राजेंद्र अवस्थी त्रिषित। ये भी आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहला है सूरज किरण की छांव 1959 ईस्वी की है। बस्तर के गौंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन प्रस्तुत किया गया है। ये विषय वस्तु काफी इंपॉर्टेंट है, सूरज किरण की छांव प्रश्न बन सकता है। दूसरी रचना है जंगल के फूल, 1960 में लिखी गई है। मध्य प्रदेश के गौंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन इसमें प्रस्तुत किया गया है जंगल के फूल नामक उपन्यास में। अगली रचना है जो है उतरते ज्वार की सीपियां, 1968 की है। उतरते ज्वार की सीपियां बंबई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन इसमें प्रस्तुत किया गया है। बंबई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन इसमें प्रस्तुत किया गया है उतरते ज्वार की सीपियां नामक उपन्यास में, जो कि 1968 का उपन्यास है। अगली रचना है जाने कितनी आंखें, 1969 की है। बुंदेलखंड के एक गांव बीजाबाड़ी की कथा इसमें जो है दिखाई गई है। बुंदेलखंड का एक गांव है जिसका नाम है बीजाबाड़ी। इसकी कथा किस उपन्यास में मिलती है? जाने कितनी आंखें में, 1969 की है। बहता हुआ पानी 1971 की रचना है। एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी इसमें जो है दिखाई गई है। एक कलाकार के जीवन में लड़कियां किस तरीके से आती हैं, जैसे पानी जो है बहता रहता है, ठीक है, पानी जो है बहता रहता है, आगे नया पानी आता रहता है, वो बह के निकल जाता है। वैसे जो है लड़कियां भी एक कलाकार की जिंदगी में आती हैं, फिर एक के बाद एक आती रहती हैं, पानी की तरह वो भी बहती रहती हैं। तो ऐसे ही इनको रिलेट कर लेंगे। बहता हुआ पानी में एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी दिखाई गई है। 1971 में ये रचना लिखी गई है। अगली रचना है बीमार शहर, 1973 की रचना है। विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन इसमें प्रस्तुत किया गया है। विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है अकेली आवाज, 1976 की है। मछली बाजार 1977 की रचना है। एक रजनीगंधा चोरी 1985 ईस्वी की रचना है। सारी की सारी राजेंद्र अवस्थी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। काफी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इनके सारे के सारे। एक बार फिर से देखते हैं। सूरज किरण की छांव 1959 ईस्वी की है। जंगल के फूल 1960 की है। उतरते ज्वार की सीपियां 1968 की रचना है। जाने कितनी आंखें 1969 की है। बहता हुआ पानी 1971 की है। बीमार शहर 1973 की है। अकेली आवाज 1976 की है। मछली बाजार 1977 की है। एक रजनीगंधा चोरी 1985 ईस्वी की रचना है। सारी की सारी राजेंद्र अवस्थी के द्वारा लिखे गए उपन्यास है। अब इनके उपन्यासों को हम एक कहानी के माध्यम से याद करते हैं। कहते हैं जो राजेंद्र अवस्थी हैं, राजेंद्र अवस्थी बीमार शहर से, उनका जो शहर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना, बहुत कंजेस्टेड जब इलाका रहता है तो इंसान उस जगह से निकल के कहीं और चला जाता है। तो राजेंद्र अवस्थी जो थे, इनकी अवस्था जो थी बहुत नाजुक हो चुकी थी, तो ये अपने मतलब उस शहर से निकलना चाहते थे। वो बीमार शहर इनका बन चुका था एकदम से, समझिएगा। अवस्था से अवस्थी आप कनेक्ट करेंगे, और बीमार जब इंसान रहेगा तो यानी कि उसकी अवस्था सही है नहीं, रिलेट कर लेंगे थोड़ा सा। कहते हैं राजेंद्र अवस्थी जो है वो बीमार शहर से निकलकर सूरज किरण की छांव में अपनी अकेली आवाज के साथ मछली बाजार लगाते हैं। अकेली आवाज यानी कि वो केवल खुद की आवाज, जब वो बाजार लगाते हैं, मछली बेचते हैं, तो वो अपनी आवाज में ही चिल्लाते हैं, कोई उनके सपोर्ट में नहीं रहता है। और जब ये बाजार लगाते हैं तो वो कहाँ पे लगाते हैं? सूरज की किरणें जो पड़ती हैं तो वो सूरज किरण की धूप में नहीं, छांव में। सूरज की किरणें पड़ रही हैं, लेकिन कहाँ है? पेड़ के नीचे छांव में ये मछली बाजार लगाए हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे रिलेट कीजिएगा। कहते हैं राजेंद्र अवस्थी जो है इनकी अवस्था थोड़ी खराब है और ये बीमार रहते हैं, तो ये अपने जो है बीमार शहर से निकलकर सूरज किरण की छांव में अपनी अकेली आवाज के साथ मछली बाजार लगाते हैं। और ये मछली बाजार लगाते कहाँ है? जंगल के फूल में। जहाँ जंगल है, जंगल के फूल में, वहां पे ये मछली बाजार लगाते हैं। तभी वहीं पर
तभी जो है वहीं पर उतरते ज्वार की सीपियां ना जाने कितनी आंखों से एक रजनीगंधा चोरी करके बहता हुआ पानी में फेंक देती हैं। सिंपल सा है, याद हो जाएगा। राजेंद्र अवस्थी जो है, इनकी अवस्था इतनी खराब हो चुकी है, ये बीमारी, इनकी अवस्था जो है वो काफ़ी बेकार हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी दिन से इनकी तबीयत खराब चल रही थी। तो ये क्या करते हैं, उस बीमार अवस्था में भी अपने बीमार शहर से निकलकर सूरज किरण की छांव में जाकर अपनी अकेली आवाज़ के साथ मछली बाजार लगाते हैं जंगल के फूल में। तभी वहां पर उतरते ज्वार की सीपियां ना जाने कितनी आंखों से एक रजनीगंधा चोरी करके बहता हुआ पानी में फेंक देती हैं। तो इस तरीके से आप राजेंद्र अवस्थी के सारे उपन्यासों को याद कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद है रामदरस मिश्र। तो रामदरस मिश्र को दोस्तों हम कल की क्लास में देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने शैलेश मटियानी के भी उपन्यासों को पढ़ा और इनका भी पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा है शैलेश मटियानी का उपन्यास, तो ज़्यादा कर देंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। तो कल हम लोग रामदरस मिश्र के उपन्यासों को देखेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप इससे संबंधित क्विज करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी है, उसको ज्वाइन करके आप मुझे मेरी पर्सनल आईडी पे मैसेज कीजिएगा। और मैंने एक छोटा सा पेड ग्रुप बनाया है, बहुत ही कम अमाउंट है, क्योंकि हमें पता है आप सभी बेरोजगार हैं। तो भाई बेरोजगार हैं तो ज़्यादा तो हम कुछ ले नहीं सकते, और हम भी मेहनत करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं कि ताकि आप लोगों को क्विज आसानी से करा सके, आप लोगों की तैयारी हो सके। तो बहुत ही कम अमाउंट रखा है। यहाँ पे तो लोग आजकल मार्केट निकलते हैं तो 100-200 तो एक बार में लोग खा पी के ख़त्म करते हैं। मैंने एक महीने का जो अमाउंट है आप सोच भी नहीं सकते, मैंने इतना कम रखा है। तो अगर आप इच्छुक हैं और सच में सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, और रचनाएं अगर आप भूलते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है मेरे उस ग्रुप में। आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहाँ पे दे सकूँ। और अगर आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी तो आप वहाँ पे जाके चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। अगर सही लगता है ऑफर तो आप जो है मुझे बताइएगा और मैं आपको चैनल ज्वाइन करा दूंगी। तो जैसा भी आपको लगे सही, आप स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से। अगर तैयारी में थोड़ा सा डाउट है तो देखिए, मौका जो है इस बार है और अभी है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, एलटी का तो है ही, और आगे आने वाले समय में सुनाई दे रहा है कि और भी नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की आ रही है 23,000। तो आने वाले समय में आपको मौका मिलने वाला है। तो पढ़ाई और कंपटीशन लेवल आप लोग जान ही रहे हैं, 4-5 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो काफ़ी लेवल भी काफ़ी हाई हो चुका है। तो कहीं भी ये मत सोचिएगा कि इस बार बस हम ट्राई करेंगे, ट्राई नहीं करना है। जो भी करना है इसी बार करना है, जितना भी दम लगाना है, जितनी भी पढ़ाई करनी है, बस इसी बार सब कुछ करके देख लीजिए। और गारंटी के साथ हम कहते हैं कि अगर इस बार आप मन से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी आप मतलब रोक नहीं सकता है सफल होने से। तो दोस्तों जैसा भी आपको सही लगे आप कीजिएगा। बाकी इसके आगे जो है रामदरस मिश्र के उपन्यासों को हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक शाम 6 बजे मेरी क्लास आ जाती है, आप सभी लोग चैनल पे जुड़ के देखा करिएगा। शाम 6 बजे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।